वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ टू वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक्स। वन इज गाउट एंड सेकंड इज डिहाइड्रेशन। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गाउट यू ऑल नो इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विथ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड की लेवल इसमें बढ़ती है। व्हाइल डिहाइड्रेशन इज अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग विद गाउट। गाउट में what you should know is our body has got like carbohydrate, lipid and protein. There are purines which are present in the body and purines are degraded as uric acid. Purine का end product होता है हमारे शरीर में uric acid, and uric acid is very important because normal range of uric acid in our body, it is in the range of 3 to 7 milligram per deciliters. So यूरिक एसिड की रेंज 3 to 7 milligram per deciliter फॉर मेल्स होती है। फीमेल्स में रेंज इज स्लाइटली स्लोअर, दैट इज 2 to 6 milligram per deciliter. तो यूरिक एसिड की लेवल जब बढ़ती है हमारे शरीर में, दैट कॉजेज प्रॉब्लम एंड द कंडीशन इज नोन एज हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया इज अ कंडीशन जिसमें यूरिक एसिड की लेवल बढ़ती है। इट इज सेम एज हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर इज इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। सो यूरिक एसिड की लेवल बढ़ना और हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड की लेवल बढ़ती है, द डिसीज विच वी मैनिफेस्ट इट इज कॉल्ड एज गाउट। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग गाउट। सो गाउट इज अ डिसीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, होता क्या है गाउट में उसके बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड की लेवल तो बढ़ती है, व्हाट प्रॉब्लम वी फेस। इसमें गाउट में हमारे शरीर में सोडियम जो होता है, sodium joins with uric acid crystal as urate, and this sodium as cation, sodium cations joins with uric acid to form sodium urate crystals, and these crystals they deposited in various joints. Sodium urate crystals deposited in joints. कहाँ डिपॉजिट होते हैं? They get deposited in synovium एंड साइनोवियल फ्लूइड, दोनों जगह पे डिपॉजिट होते हैं, साइनोवियम में और साइनोवियल फ्लूइड में। उसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर देयर इज सीवियर पेन। जॉइंट्स के अंदर सीवियर पेन आएगा, रेडनेस आएगा और स्वेलिंग आएगा। सो पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. And this inflammation which is causing due to deposition of sodium urate crystals, sodium ion and urate crystals, that is called as gout or also called as gouty arthritis. So gout की वजह से जो arthritis होता है, जिसमें joints में pain होता है, it is called as gouty arthritis because of deposition of sodium urate crystals in the जॉइंट्स। तो दिस इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है गाउट के अंदर, दैट इज गाउटी आर्थराइटिस। इसके सिवाय दिस सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दे गेट डिपॉजिटेड इन सॉफ्ट टिश्यूज। सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट के साथ साथ डिपॉजिट होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज में, एंड द प्रॉब्लम विच वी फेस इट इज कॉल्ड एज टोफाई। सॉफ्ट टिश्यू में इनका डिपॉजिट होना इट इज कॉल्ड एज टोफाई, एंड टोफाई इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, क्योंकि इस टाइप के जॉइंटिस में जहाँ पे पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गाउटी आर्थराइटिस हो रही है, सिमिलरली द सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दे गेट डिपॉजिटेड इन वेरियस सॉफ्ट टिश्यू एंड दैट लीड्स टू टोफाई। अब ये जब होता है सब, तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक साइट कौन सी है ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दे गेट प्रेसिपिटेटेड। सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, इनका प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे गेट प्रेसिपिटेटेड एट लोअर टेम्परेचर। जहां पे ठंडा रहे, थोड़ा टेम्परेचर कम रहे, वहां पे इसका प्रेसिपिटेशन होता है। और आपको पता है इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ के और पैर के जॉइंट्स जो होते हैं छोटे वाले, वहां पे ये डिपॉजिट होते हैं। तो जनरली हाथ के और पैर के नीचे वाले जॉइंट्स, द लोअर एरियाज, द पेरिफेरल एरियाज,
पेरिफेरल एरियाज ऑफ हैंड्स एंड फीट यहाँ पे ये जनरली डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। सो द मोस्ट कॉमन साइट, सबसे ज्यादा कॉमन साइट है, उसको बोलते हैं फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल कहाँ डिपॉजिट होते हैं। द क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड एट intra-articular joints of hands and feet, mostly in the peripheral area, and most common site is first metatarsophalangeal joint, उसको बोलते हैं हम ग्रेट टो। सो ग्रेट टो का रोडनेस, ग्रेट टो का स्वेलिंग, ग्रेट टो का इन्फ्लेमेशन इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गाउट। तो गाउट के अगर बारे में बात करती है तो यू शुड नो व्हाट इज गाउटी आर्थराइटिस, यू शुड नो दे डिपॉजिट इन सॉफ्ट टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज टोफाई, एंड यू शुड नो द मोस्ट कॉमन साइट इज फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट टो। जब हम ये गाउट के बारे में फीचर्स की बारे में बात कर रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, उसके बाद बात करनी चाहिए गाउट्स के दो टाइप की, द प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। आपको पता है प्राइमरी गाउट इज अ टाइप ऑफ गाउट जहां पे देयर इज प्रॉब्लम विथ डायरेक्टली विथ इंक्रीज प्यूरिन डिग्रेडेशन। इसमें प्यूरिन का डिग्रेडेशन हमारे शरीर में बढ़ गया किसी भी वजह से, तो इस टाइप का जो गाउट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी गाउट। प्यूरिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। दिस कैन ऑकर इन इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल का कंजम्पशन अगर किसी का बढ़ जाता है तो अल्कोहल की वजह से भी ये टाइप का प्रॉब्लम आता है। अदर टाइप्स ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। प्यूरिन डिग्रेडेशन के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ जाता, डाइट जिसमें प्यूरिन का प्रोपोर्शन ज्यादा होना, रिच इन प्यूरिन्स ज्यादा डाइट में कंज्यूम करना, उसकी वजह से ये हो सकता है। या देयर इज प्रॉब्लम विथ सम ऑफ द एंजाइम्स लाइक ग्लूकोज 6 phosphatase. This is the main enzyme which was deficient. The deficiency of this enzyme was causing von Gauch disease. तो von Gauch disease में भी आपने देखा था हाइपरयूरिसेमिया और गाउट आता है। तो von Gauch disease में भी ये प्रॉब्लम आता है कि यूरिक एसिड की लेवल बढ़ती है। सो G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी और बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे और भी एंजाइम्स लाइक HGPRT एंजाइम्स, HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी, इसमें भी प्राइमरी गाउट हो सकता है। सो देयर आर मेनी कंडीशन इन विच देयर इज प्राइमरी गाउट ऑकर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्यूरिन डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ डाइट रिच इन प्यूरिन, इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी, HGPRT डेफिशिएंसी। सेकेंडरी गाउट इज द गाउट जहां पे प्राइमरी कॉज प्यूरिन का डिग्रेडेशन नहीं है, बट द सेकेंडरी थिंग इज इंक्रीज सेलुलर टर्नओवर। कंडीशन वेयर देयर इज इंक्रीज सेल टर्नओवर, उसकी वजह से प्यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लाइक द कंडीशन ऑफ वेरियस कैंसर्स, दैट इज ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये सब कंडीशन में भी टर्नओवर बढ़ता है सेल्स का, एंड द कंडीशन कैन कम एज गाउट। सोरियासिस में भी ये सब हो सकता है, ये सब चीजें आ सकती है। या फिर द कंडीशन वेयर इज डिक्रीज कॉज इज डिक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम विथ किडनी डिसीज का कुछ प्रॉब्लम हो जिसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाए, तो वहां पे भी सेकेंडरी गाउट हो सकता है। सो प्राइमरी गाउट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्यूरिन एसिड डिग्रेडेशन, इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन, प्यूरिन and some enzymes problem. Secondary gout is increased cell turnover like cancers, leukemia, lymphoma, psoriasis, and decreased uric acid excretion, and one of the cause is lead poisoning. So ये सब causes they can lead to secondary gout. So this is about primary and secondary gout. अगर मैं बात करूँ very important diagnosis, so diagnosis is done mostly with the help of increased sodium urate crystals in the joint और सिनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट अगर आपने निकाला तो आपको वहां पे साइनोवियल फ्लूइड में सोडियम यूरेट के क्रिस्टल दिखेंगे। सो दैट कैन लीड टू डायग्नोसिस और टोफाई इन सॉफ्ट टिश्यूज। ये दिस कैन डायग्नोज आवर कंडीशन एज गाउट। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल देखने पड़ेंगे सिनोवियल फ्लूइड में, या टोफाई इन सॉफ्ट टिश्यूज देखने पड़ेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि पेशेंट को गाउट है। अगर मैं गाउट के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूँ, जनरली वी डोंट डिस्कस ट्रीटमेंट, बट द ट्रीटमेंट हियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव लर्न अबाउट अ ड्रग का नाम ही
इज एलोप्यूरिनॉल। ये ड्रग इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में भी इसका नाम दिया हुआ है, अगर आप एंजाइम का चैप्टर खोलोगे तो इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है ऑफ एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज, और xanthine ऑक्सीडेज को कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करके ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन स्टॉप कर सकता है। सो एलोप्यूरिनॉल इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज एंड दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ treatment of gout. Also you can know this is also example of suicide inhibition. Suicide inhibition में भी इसका नाम दिया हुआ है because allopurinol it is a reversible inhibitor, but after some time it is by reaction to xanthine oxidase allopurinol is converted to alloxanthine, and alloxanthine is a irreversible inhibitor. So reversible inhibitor is converted to irreversible inhibitor. It is called as suicide inhibitor. So this is a classical example of treatment of gout. The main drug of choice is allopurinol. Secondly, हम लोग पेन करने के लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स तो दे ही सकते हैं, पेन कम करने के लिए वो तो देने ही पड़ते हैं। सो दिस वाज अबाउट गाउट, जिसमें हमने क्लिनिकल फीचर के बारे में बात की, गाउटी आर्थराइटिस, टोफाई, उसके बाद हम लोगों ने बात की प्राइमरी एंड सेकेंडरी गाउट के बारे में, और फाइनली हमने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हमने बात की एलोप्यूरिनॉल के बारे में। द सेकंड कंडीशन विच वी वांट टू डिस्कस इज डिहाइड्रेशन। आपको पता ही है, नाम आपने सुना ही होगा, डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन वेयर देयर इज डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, पानी का इनटेक कम हो जाना, एंड पानी का डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर एंड एक्सेस वाटर आउटपुट। दो चीजों में हो सकता है, एक तो पानी का इंटेक कम हो जाना और एक तो पानी का आउटपुट बढ़ जाना। तो ये दोनों कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है। मोस्टली दिस एक्सेस वाटर आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन ऑल्सो। तो पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की लेवल भी बहुत बार कम हो जाती है। सो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस becomes very important. So what are the causes? कौन सी कंडीशन में सब हो सकता है जिसमें वाटर का इंटेक कम हो जाए एंड वाटर का आउटपुट बढ़ जाए? द कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड हियर आर वोमिटिंग, एक्सेस वोमिटिंग, एक्सेस डायरिया, various routes of excretion, excessive sweating, किडनी डिसीज। ये सब कंडीशन में देयर कैन बी डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की बहुत सारी चीजें हो सकती है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा है, डायरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, किडनी डिसीज है। ये सब कंडीशन में ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? द क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो सबसे पहले फ्लूइड इज लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो ECF जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर लॉस हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वाटर लॉस होने की वजह से देयर इज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर वहां से कम हो जाता है तो अपने को लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोपोर्शन वहां पे बढ़ गया एंड इंक्रीज इन द ऑस्मोलरिटी भी बढ़ गई। तो ये दो प्रॉब्लम बेसिकली आते हैं, वेयर देयर इज इंक्रीज वाटर, ACF का वाटर लॉस हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। और अब थोड़ी देर के बाद ICF स्टार्ट्स टू कॉम्पेंसेट। ICF फ्लूइड, ICF का इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंटर्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो उस वजह से सेल्स का जो साइज है, सेल्स बिकम श्रंकन, सेल्स का साइज श्रंकन हो जाता है क्योंकि ECF का फ्लूइड एंटर्स ICF, सेल्स बिकम श्रंकन। क्लिनिकली फीचर क्या क्या आते हैं? द मोस्ट कॉमन फीचर यहाँ पे जो होते हैं दैट इज रैपिड हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, मतलब पल्स रेट बढ़ा हुआ है, पेशेंट का BP कम हो गया है, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। कभी कभी बहुत ज्यादा जब हो जाता है, लेवल बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की, तो संकन आईबॉल्स, लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन की जो आईबॉल्स अंदर चले जाते हैं, आईबॉल्स अंदर घुस जाते हैं, स्किन का जो
शाइन है वो कम हो जाता है, एंड लिथार्जी आना पेशेंट को शुरू हो जाती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जहाँ पे बीपी कम होना, हार्ट रेट कम होना और ये सब चीजें आती है। बॉडी इसको कैसे कॉम्पेंसेट करती है? बॉडी ट्राइज टू कॉम्पेंसेट बाय रेगुलेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी इसमें काम करती है, तो बॉडी ट्राइज टू मेकअप बाय रेगुलेटिंग द वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी गोज फॉर RAA एक्सिस। व्हाट इज RAA एक्सिस? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सिस। तो जैसे ही बीपी कम होता है, जैसे ही ECF का वॉल्यूम कम होता है, सो बॉडी रिलीजेस रेनिन। रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus ऑफ किडनी। अब ये रेनिन जो है, रेनिन रिलीज करवाता है एंजियोटेंसिनोजेन। रेनिन रिलीज करवाता है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन is converted to angiotensin 1 and angiotensin 1 is converted to angiotensin 2। तो जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है बॉडी में, रेनिन से किडनी से एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरॉन ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। और आपको पता ही होगा दिस RA एक्सिस, R मतलब रेनिन, A is angiotensin, A is aldosterone। रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड अल्डोस्टेरॉन ये सब चीजें काम में आती है। यू ऑल नो एंजियोटेंसिन aldosterone is a mineralocorticoid। Aldosterone is a mineralocorticoid। It is produced from adrenal cortex and it increases water reabsorption। पानी का reabsorption aldosterone बढ़ाता है एंड पानी को रिटेन करने की कोशिश करता है ताकि हमारा डिहाइड्रेशन कम हो जाए। सिमिलरली द सेकंड मैकेनिज्म विच एक्ट्स इज ADH। ADH is an anti-diuretic hormone एंड एंटी-डायूरेटिक हार्मोन भी यही करता है, ये भी हमारे शरीर में डायूरेसिस को कम करता है और पानी का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। सो बोथ ऑफ दीज रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन एंड ADH both increases water reabsorption in the body and this is called as regulation of water electrolyte balance by renin, angiotensin, aldosterone axis। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, द ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। ट्रीटमेंट इज गिविंग पेशेंट अ प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर का इंटेक उसका बढ़ाना है। वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम उसको पानी इंटेक बढ़ाने लगाएंगे। इफ नॉट देन वी विल गो फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORS सोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसको देना शुरू करते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है सोडियम एंड ग्लूकोज मेनली, एंड दिस सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्ट शुरू हो जाता है विथ वाटर। तो दिस रिप्लेसेस द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस अगर अपने को कवर करना है तो हमारे शरीर में हम लोग क्या करेंगे? वी विल गिव द पेशेंट, और पहले पानी देने की कोशिश करेंगे। इफ नॉट वाटर वी विल गिव ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसके अंदर सोडियम और ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सोडियम विथ वाटर, ग्लूकोज विथ वाटर सिंपोर्ट बढ़ जाता है एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन होता है। अगर पेशेंट ओरली फ्लूइड नहीं ले सकता देन हम IV इंट्रावेनस फ्लूइड लगाना शुरू कर देते हैं। तो इंट्रावेनस हम लोग वो पेशेंट को 5% डेक्स्ट्रोज या 5% ग्लूकोज का IV सोल्यूशन लगाना शुरू करते हैं, जिससे उसकी ग्लूकोज लेवल और पानी की लेवल मेंटेन रहे। इससे भी काम नहीं हुआ तो हम लोग देन वी विल गो फॉर इंट्रावेनस नॉर्मल सलाइन, NS दैट इज नॉर्मल सलाइन, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहेंगे, वो भी हम लोग देना शुरू करेंगे। सो ऑलवेज व्हेन वी थिंक अबाउट अ पेशेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, द डिहाइड्रेशन देयर इज वाटर लॉस बट अकम्पनिंग देयर इज ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इसलिए उसकी जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो ट्रीटमेंट इज नॉर्मली इट इज वाटर इनटेक इंक्रीज, बट वाटर इनटेक से काम नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन विच इज हैविंग सोडियम, ग्लूकोज एंड फ्लोराइड वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस को रिप्लेनिश करते हैं। इंट्रावेनस अगर ओरल काम नहीं किया तो IV में हमको 5% ग्लूकोज, या IV में अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस है तो 5% नॉर्मल सलाइन टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रोलाइट लॉस हमको उसको देना पड़ता है। सो डिहाइड्रेशन इज अ वेरी क्रूशियल कंडीशन। अपने को इसके बहुत बार पेशेंट देखने को मिलेंगे
बिकॉज ऑफ द हीट एटमोस्फियर इन आवर रीजन। तो हमको इसका ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए। रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सिस का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो टू summarize both these topics, what we have seen is gout. Gout is a condition associated with hyperuricemia. Primary and secondary gout are there, and gout is characterized by gouty arthritis, tophi, and हम लोग के उसमें ट्रीटमेंट में बात की रिगार्डिंग एलोपिरिनॉल विच इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ xanthine ऑक्सीडेज। दूसरा डिहाइड्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, वाटर लॉस अकम्पनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ये कंडीशन में देयर इज डिक्रीज बीपी, इंक्रीज पल्स रेट एंड लॉस ऑफ बीपी। उसकी वजह से रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सिस गेट स्टिमुलेटेड एंड इट ट्राइज टू रीअब्सॉर्ब द वाटर। ट्रीटमेंट यहाँ पे वाटर को रिप्लेनिश करना, ORS, ORT देना, या अगर नहीं माने तो आईवी में 5% ग्लूकोज या नॉर्मल सलाइन देना। दैट कैन बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इन दिस केस। होपफुली जब ये क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन डिहाइड्रेशन, राइट अ नोट ऑन गाउट, यू आर नाउ एबल टू राइट द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।